नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में विकी वीज़ा सर्विस। जैसे हम लगातार वीडियो बनाकर आप सभी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप सभी की हेल्प कर रहे हैं एक एक चीज़ को लेकर। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि हाउ टू जस्टिफाई आर रिफ्यूज़ल इन एसओपी। जब एक बच्चे की रिफ्यूज़ल आ जाती है ना, तो उसका मेंटल स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है। उसको वहाँ पे हेल्प चाहिए, उसको वहाँ पे लूटने वाले एजेंट नहीं चाहिए जो उसको बोले कि भैया 20,000 दो, 15,000 दो, तभी आपकी फ़ाइल करेंगे। ऐसा नहीं होता है। बच्चा उस वक्त डिप्रेशन में है, बच्चे का फ्यूचर स्टेक पे है, और एजेंट्स क्या है, अपनी जेब गर्म करने के लिए पैसे मांगते हैं, 15,000 10,000। हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे ना कीजिएगा। स्टूडेंट को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। बीइंग एन एजेंट आपको हेल्प करना चाहिए वहाँ पे। और यस, आपकी चॉइस है कि आप बीइंग एन स्टूडेंट आपकी चॉइस है कि आपको किस एजेंट के पास जाना है। बट कोशिश कीजिए कि आप अपना सबसे पहले अपना वीज़ा तो लगवा के दे दीजिए। रिक्वेस्ट है सभी से कि आप एक बार एजेंट के बारे में रिसर्च कीजिए कि कौन सा एजेंट आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि हर एक तरह के एजेंट हैं। कुछ चार्ज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हर एक तरह के एजेंट है, चॉइस आपकी है। हर तरह का बाज़ार लगा है। बाज़ार से किस दुकान पे जाके किस दुकानदार से आपने कौन सा सामान लेना है वो आपकी चॉइस होगी, वो एजेंट की नहीं होगी। तो चलिए, ये बात तो डिफरेंट है। बट जब रिफ्यूज़ल आ जाती है उसके बाद हमने आखिर एम्बेसी ऑफिसर को कैसे कन्विंस करना है, और कैसे एम्बेसी ऑफिसर को बताना है कि मैं वीज़ा के काबिल हूँ या फिर मुझे वीज़ा दे देना चाहिए। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे हमने ध्यान देना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमने अपनी एसओपी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्शन प्लान्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा डिस्क्राइब करने हैं आफ्टर रिफ्यूज़ल। 90% रिफ्यूज़ल में जो रीज़न आता है वो ये आता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर स्टे स्टिपुलेटेड एट सबसेक्शन 2161। ये याद हो चुका है, इतनी कॉमन ये लाइन है। और जो सेकंड लाइन है वो ये होती है कि आपकी मिसिंग मार्कशीट्स है, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ये वो लो लैंग्वेज एबिलिटीज़ एंड ऑल। सेकंड लाइन जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि 90% रिफ्यूज़ल में ये जो फर्स्ट वाली लाइन मैंने कही, पर्पज़ ऑफ विजिट, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इस केस में हमने अपना पर्पज़ ऑफ विज़िट क्लियर करना है कि भैया मैं अगर कनाडा आ रहा हूँ या फिर आ रही हूँ तो मेरा यहाँ पे पर्पज़ क्या है, मैं क्यों आ रहा हूँ, क्यों आ रही हूँ, तो वो चीज़ क्लियर करना है। तो वो चीज़ कैसे क्लियर होगी, आपने ये लिखना है कि मेरा कनाडा आने का मकसद पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने के बाद मेरे ये प्लान्स है, मैं चाहता हूँ कि मेरी स्टडी कंप्लीट होने के बाद मैं इस जो कंपनी है वहाँ पे काम कर सकता हूँ। इंडिया में आके किसी एक बड़ी एमएनसी में काम कर सकता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज है इंडिया में। या फिर कनाडा की जो पढ़ाई है उसको करने के बाद यूएस मूव होने के ऑप्शंस हो जाएंगे। आपके पास एक इंटरनेशनल एक्सपोजर हो जाएगा। आप यूएस जा सकते हो, आप यूएई जा सकते हो, आप यूरोप में किसी कंट्री में सेटल हो सकते हो, आप यूनाइटेड किंगडम जा सकते हो, आप रशिया जा सकते हो। किसी भी कंट्री का आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा और बात प्रैक्टिकल लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट वाला एसओपी आप कर दीजिए, जो कि जनरली होता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। इस केस में आपको एग्जैक्ट आपको अपने भाव लिखने हैं कि मैं इस कंट्री में जाना चाहता हूँ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय एजुकेशन फ्रॉम कनाडा। ऑल्दो सबने सेटल तो कनाडा में ही होना है, पीआर लेना है, बट हमें कहीं ना कहीं एम्बेसी ऑफिसर को ये चीज़ कन्विंस करनी होती है। एंड सेकेंडली, आपको थोड़ा सा अपनी फ़ाइल को फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये गलती कर चुके हो कि आपकी फ़ाइल एसटीएस में लगी हो और आपने अपने पेरेंट्स की आईटीआर एफिडेविट्स ना लगाए हों, देन डेफिनेटली सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स की आईटीआर लगाएं और उसमें एफिडेविट लगाएं। पॉइंट नंबर 2, आप अपनी सीए से, जो आपका अकाउंटेंट होता है, उससे अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करवाएं थ्रू द हेल्प ऑफ आर्किटेक्ट। वो करते हैं, तो वो आपको करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन या फिर नेटवर्थ रिपोर्ट एक तरीके से निकालिए, जिससे पता चले कि आप कितने सक्षम हैं, आप कितने कैपेबल हैं, आपकी कितनी जो है एसेट्स हैं, मूवेबल इमूवेबल क्या क्या एसेट्स हैं, कितना गोल्ड है, उसमें सब चीज़ें मेंशन होती है। आपकी यहाँ पे एंसेस्टर जो प्रॉपर्टी है, लैंड, एग्रीकल्चर लैंड है, आपकी रेजिडेंशियल लैंड है, किसी भी तरह की कोई कमर्शियल लैंड है, सब चीज़ें उसमें होती हैं। तो वो चीज़ थोड़ा सा आप प्रेफर कीजिए कि वो लगाएं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़, अगर आपकी फ़ाइल एसटीएस में भी रिफ्यूज़ हुई है, देन सेकेंड टाइम आपको फ़ंड्स यूज़ करने चाहिए। फ़ंड्स यूज़ तो कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बट उसके बाद बहुत बड़ी एक गलती कर लेते हैं एजेंट्स। तो वो मैं आपको कैमरा के सामने रिवील नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज़ थोड़े मेरे भी बिजनेस ट्रिक्स है दोस्तों। वो चीज़ अगर मैं रिवील कर दूँगा तो आप मेरे पास फ़ाइल लगाने ऑब्वियसली नहीं आओगे। तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान में देनी होती है जब आप फाइलिंग करते हैं। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखिए जब आप अपनी वीज़ा रीफाइलिंग करते हैं। सबसे पहली बात, आपको एसओपी में अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्शन प्लान्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, वो अच्छे से लिखने हैं और रियलिस्टिक लिखने हैं। एंड जो सेकंड वन है वो आपने अपने
CA रिपोर्ट बनवानी है अपने CA से विद द हेल्प ऑफ आर्किटेक्चर, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है फंड्स। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो वीज़ा है वो आ जाना चाहिए, इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। कॉलेज चेंज करना या कोर्स चेंज करना इज़ नॉट वर्थ एट ऑल अनटिल अनलेस आपका जो कोर्स है वो रेलेवेंट हो। Thank you so much for watching this video. I hope you found this video informative. If yes, then don't forget to hit the like button. Thank you so much.